स्वागत है लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पे। और आज हम लोग झारखंड के जनजाति की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा 4 जनजाति की शासन व्यवस्था को देखा था। देखिए 2 साइड से इस चैनल पर पढ़ाई हो रहा है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को कवर किया जा रहा है और इसके बाद झारखंड के शासन व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। धीरे धीरे देखिएगा जेपीएससी का जो सिलेबस है आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक जो हम शासन व्यवस्था स्टडी कराए हैं उसको एक बार मैं उच्चारण कर दे रहा हूँ कि क्या क्या आप अभी तक पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर आप देख लेंगे। सभी का मैं लिंक एक साइड दे दे रहा हूँ, आप उस लिंक को ओपन कीजिएगा और सभी का वीडियो आप क्रम अनुसार देख पाएंगे। तो आप देखिए मुंडा शासन व्यवस्था हमने पढ़ लिया। उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था आया, उसके बाद पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था आया, फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था आया, फिर मुंडा मान की शासन व्यवस्था आया, फिर ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था आया। और उसके बाद हम जनजाति शासन व्यवस्था में मतलब अन्य जनजाति शासन व्यवस्था में जब प्रवेश किए तो वहां पर हमने देखा लोहार जनजाति की शासन व्यवस्था, भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था, किसान जनजाति की शासन व्यवस्था, असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। एक वीडियो में हमने ये 4 चीज को देखा। फिर अगले वीडियो में हम 4 जनजाति की शासन व्यवस्था को एनालिसिस किए, जिसमें से सौरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था था, माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था था। उसके बाद 2 और था, जैसे ये था आपका कोल जनजाति की शासन व्यवस्था और महली जनजाति की शासन व्यवस्था। तो हमने पूरी तरीका से 8 इधर 8 और उधर जो है 6 जनजाति की शासन व्यवस्था हमने पढ़ा था। तो अब आप देखेंगे कि आज की क्लास में हम कौन कौन से जनजाति की शासन व्यवस्था। तो चलिए, अभी मैं बात कर रहा था करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चीरो जनजाति की शासन व्यवस्था और फिर गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था और चीक बढ़ाई जनजाति की शासन व्यवस्था। आज के वीडियो में ये 4 जनजाति की शासन व्यवस्था को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले ये जनजाति की शासन व्यवस्था जो है, ये तो आप जान लीजिए झारखंड की जनजाति जो अनुसूचित जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। 32 अनुसूचित जनजाति की शासन व्यवस्था है। और आज का टाइटल, सबसे पहला टाइटल हम लिए हैं करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था। पहले इसका समरी समझ लें, परिचय समझ लें कि इसकी प्रजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है और इसकी भाषा जो है कुडमाली है, कुडमाली। तो चलिए इन बातों को पहले लिखते हैं। तो आज का सबसे पहला टाइटल आ रहा है करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था। तो अगर इसकी प्रजाति की बात करें तो प्रजाति हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। और इसकी अगर बात करें भाषा की, अगर इसकी भाषा की बात करें तो भाषा है कुडमाली, कुडमाली। कहीं कहीं कुरमाली भी लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इसकी भाषा क्या है? कुडमाली। अब इसकी प्रजाति हो गई प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड और भाषा हो गया कुडमाली। अगर इसकी निवास स्थान की बात करें, इसकी झारखंड में निवास स्थान की बात करें तो मुख्य रूप से जो है रांची है, रांची है, हजारीबाग है, हजारीबाग है। उसके बाद संथाल परगना है, संथाल परगना। और उसके बाद रांची, हजारीबाग, बोकारो है। देखिए, अगर इनकी निवास स्थान की बात करें, यदि निवास स्थान की बात करें कि झारखंड में करमाली जनजाति के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आपका जवाब होगा रांची में रहते हैं, हजारीबाग में रहते हैं, संथाल परगना में रहते हैं और बोकारो में रहते हैं। तो अभी तक हमने 3 बातों को क्लियर किया, प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड और भाषा कुडमाली। अब इनकी पेशे की बात करते हैं कि इनका मुख्य रूप से पेशा क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि आदिम जनजाति असुर जनजाति क्या करते थे। तो असुर जनजाति जो है सदानों के लिए लोहा गलाने का काम किया करते थे। तो लोहा गलाने का काम होता था तो फिर लोहा के उपकरण भी बनते थे। तो लोहा का उपकरण बनाने में सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से आप लोहा जनजाति को देखे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं
कोल जनजाति की भी अगर बात करूं और करमाली जनजाति की भी बात करूं तो ये दोनों जनजाति जो है लोहे के उपकरण बनाने में ये भी निपुण थे और कृषि से संबंधित जो औजार बनाए जाते थे लोहा का, ये जनजाति के लोग जो है उसको बनाने में निपुण थे। तो अगर इनकी पेशा की बात करें तो पेशा में आ जाएगा कृषि से संबंधित, ठीक है, कृषि से संबंधित है लोहा का औजार बनाते थे, लोहा का औजार, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोल जनजाति की बात करें तो कोल जनजाति ऐसा जनजाति जो दोनों काम करता था, वो लोहा को गलाता भी था, ठीक है, और कृषि से संबंधित औजार भी बनाता था। अगर इस और अभी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं करमाली जनजाति, तो इनकी पेशा जो था वो कृषि से संबंधित जितने लोहे के औजार होते थे, तो ये भी करमाली जाति जो है इसको बनाने में निपुण थे, मतलब अच्छा बनाते थे। अब बात कर लेते हैं कि इनकी गांव, अब इनकी स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार से एक्टिव था, किस प्रकार से काम करता था। तो इनकी एक अपनी पंचायत होती थी, इनकी अपनी एक पंचायत होती थी जो गांव के मामला को देखा करता था, गांव के वाद विवाद मामला को निपटाया जाता था। जैसे अपराध तौर पे जैसे कोई झगड़ा में दोषी पाया गया या यौन संबंध किसी प्रकार का जो अपराध था, यहीं पर पंचायत में निर्णय लिया जाता था। और इस पंचायत का प्रमुख जो होता था वो कहलाता था मालिक। क्या कहलाता था? मालिक। अब ध्यान दीजिएगा, करमाली जनजाति का अपना पंचायत होता था, ठीक है, इनका बड़ा लेवल पर कोई संगठन नहीं था, लेकिन इनका अपना एक पंचायत होता गांव पर, ठीक है। पंचायत में भी इनका वेरिएशन पंचायत है। देखिए मैं अभी आगे चल के बता रहा हूं आपको कि इसका और दो ठो पंचायत है। देखिए सतवैया पंचायत है, सतवैया पंचायत, देखिए, और उसके बाद है बाईसी पंचायत, बाईसी पंचायत। यहां भी पंचायत का वेरिएशन है। देखिए गांव स्तर पर पंचायत अलग होता था और परगना स्तर पर अलग होता था, ठीक है। और यहाँ पर बाईसी पंचायत अलग होता था, जिसमें 17 से 22 गांव इसमें भाग लेते थे और इसमें 5 से 10 गांव भाग लेते थे। मतलब 5 से 10 गांव पर, ठीक है, सतवैया पंचायत होता था और 17 से 22 गांव जब शामिल हो जाते थे तो वहां बाईसी पंचायत होता था। अब ध्यान दीजिएगा, पंचायत में तो ये मामला सुलझा दिया जाता था, गांव स्तर पर जो मामला था तो पंचायत में ही निपटारा कर दिया जाता था। तो इसको मालिक कहते थे। ऐसा नहीं होता मालिक रउए ही सब कुछ ही मालिक। तो माने इसका जो मुख्य होता था ना, मुख्य बहुत आसानी से आपका याद हो जाएगा कि इसका जो मुख्य होता था, पेशा जो होता मुख्य मतलब प्रधान होता था अगर पंचायत का, तो उसे क्या कहा जाता था? मालिक। और देखिए सतवैया पंचायत का जो मालिक होता था उसको बोला जाता था परगना मालिक। क्या बोला जाता था? परगना मालिक। क्या बोला जाता था? परगना मालिक। और उसके बाद अगर बाईसी पंचायत की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा गांव शामिल होते थे, कितना गांव? 17 से 22 गांव। तो इस गांव का जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था प्रमुख मालिक। प्रमुख मालिक। देखिए मालिक ही प्रमुख होता था, लेकिन इस मालिक का भी मतलब क्या होता था? प्रमोशन हो जाता था, ऐसा बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड हो गया। अब स्टैंडर्ड हो गया भाई, गांव का तो मालिक, गांव से थोड़ा सा बढ़ गया परगना मालिक, और उससे भी बढ़ गया 17 से 22 गांव शामिल हो गया, 22 पंचायत हो गया, तो प्रमुख मालिक। अगर इनकी प्रमुख देवता की बात करें, अगर इनकी प्रमुख रूप से अगर देवता की बात करें करमाली जनजाति का, तो वही देवता सिंहबोंगा। देखिएगा ज्यादातर जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो सिंहबोंगा ही है, ठीक है। और सरना की भी पूजा इस जनजाति के लोग किया करते थे। और उसके बाद इनकी बात कर लेते हैं धार्मिक प्रधान की। धार्मिक प्रधान जो गांव स्तर पर पूजा पाठ होता था, शादी ब्याह और धार्मिक अनुसंधान होता था, तो धार्मिक प्रधान यहाँ पाहन होता था। देखिए किसी किसी किताब में पाहन को लाया भी लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, नहीं तो यदि आप किताब का स्टडी करते हैं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या पढ़े, पाहन पढ़े या लाया पढ़े। तो आप यहाँ पर पाहन पढ़ सकते हैं कि धार्मिक प्रधान जो करमाली शासन व्यवस्था, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में जो गांव का पुजारी टाइप का होता था, मतलब धार्मिक जो काम करता था उसका प्रधान होता था पाहन। और उसके बाद एक चीज और समझिए कि जो पंचायत बैठक होती थी, पंचायत का बैठक होता था,
या पंचायत का संदेश देना होता था तो ये काम था गुड़ाइत का। ये काम किसका था? गुड़ाइत का था। गुड़ाइत जो है पंचायत के बैठक को भी बुलाता था और पंचायत का जो संदेश था वो लोगों तक पहुंचाता था। तो आज का एक क्लियर हो गया करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में। मैं एक बार ओवरव्यू करा दे रहा हूँ कि इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या है। इसका इम्पोर्टेंट भाषा है कुड़माली और इसका निवास स्थान है रांची हजारीबाग संथाल परगना। 3 प्रकार के पंचायत इनकी होती थी। पहला पंचायत गांव स्तर पर जिसका प्रमुख मालिक होता था और ये मालिक जो है यौन संबंध अपराधी झगड़े में जो दोषी पाया जाता था उसको ये सजा निर्धारित करता था, मालिक ही कर देता था। उसका सतवैया पंचायत होता था परगना स्तर पर 5 से 10 गांव इसमें सम्मिलित होते थे। उसके बाद 22 पंचायत होता था जिसमें 17 से 22 गांव होते थे, ठीक है। और इसका प्रमुख जो है प्रमुख मालिक कहलाता था। उसके बाद पंचायत का बैठक बुलाना हो या पंचायत के संदेश गांव वाले तक पहुंचाना हो तो इसका काम किसका होता था? गुड़ाइत का होता था। और करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में अगर धार्मिक प्रधान की बात करें, पूजा पाठ की बात करें तो धार्मिक हेड होता था वहां। अब हम लोग देखेंगे चीरो जनजाति की शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करता था। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं और उसके बाद सीखते हैं चीरो जनजाति की शासन व्यवस्था। चलिए अब सीखते हैं चीरो जनजाति की शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करता था। तो चीरो जनजाति की शासन व्यवस्था एक बहुत ही छोटी जनजाति है झारखंड में और इसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करता था अभी आप सीख लेंगे। और ये शासन व्यवस्था 2 स्तर पर काम करता था। मैं आपको बता दूं कि गांव और अंचल स्तर पर काम करता था अलग और जिला स्तर पर काम अलग करता था। और जहां तक की बात करें प्राचीनतम जनजाति की बात करें, प्राचीनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें जहां झारखंड में 32 जनजाति है तो 32 जनजाति में प्राचीनतम ये जनजाति की श्रेणी में आता है। और इसकी भी प्रजाति जो है प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड ही है और इसकी भाषा नहीं अभी तक पता चल पाई है। तो भाषा में बोला जाता है कि इसकी मिश्रित भाषा है, मतलब इनकी अपनी भाषा नहीं है। तो पहले इन बातों को चर्चा करते हैं। चीरो जनजाति की शासन व्यवस्था, देखिए टाइटल आप देकर ही नोट्स बनाएंगे, चीरो जनजाति की शासन व्यवस्था। तो पहले प्रजाति की बात कर लें तो प्रजाति तो हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो गया। उसके बाद इनकी अगर भाषा की बात करें तो भाषा इनकी अपनी नहीं है, अपनी नहीं लिख देते हैं तो ये क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मिश्रित भाषा, मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी झारखंड में निवास स्थान की बात करें कि चीरो जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ रहते हैं। तो अगर इनकी निवास स्थान की बात करें, निवास स्थान की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है पलामू, पलामू जिला, गढ़वा और लातेहार, ठीक है। और अगर छिटपुट देखें तो छिटपुट जो है संथाल परगना में भी इस जनजाति के लोग रहते हैं। संथाल परगना में भी छिटपुट तरीका से, मतलब कुछ लिख देते हैं, कुछ जनजाति जो है कुछ लोग जो है चेरो जनजाति के संथाल परगना में भी इनका निवास स्थान है, लेकिन मुख्य रूप से जो है पलामू, गढ़वा और लातेहार में। अब इनकी बात करते हैं कि इनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से एक्टिव था। तो इनकी शासन व्यवस्था 2 स्तर पर था। अच्छा, शासन व्यवस्था से पहले जान लीजिए कि चेरो जनजाति को 2 वर्गों में रखा गया है। एक रखा गया है 12 हजारी, देखिए 12 हजारी बोला जाता है और एक को बोला जाता है 13 हजारी। देखिए 13 हजारी को एक दूसरा नाम भी है वीर बंधिया, वीर बंधिया, इसको भी आप याद रखेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ कि चीरो जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है या 2 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। इस जनजाति को कुछ लोगों को कहा गया है 12 हजारी चीरो और कुछ को कहा गया है 13 हजारी चीरो, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा 12 हजारी जो चीरो होते थे वो श्रेष्ठ होते थे, श्रेष्ठ इनको माना गया है। जैसे मान लीजिए कि एक जो जाति होता है जिसमें भी बहुत प्रकार के उपजातियां होती हैं, उसमें से भी किसी को
श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस प्रकार से 12 हजारी और 13 हजारी में श्रेष्ठ किसको माना जाता है? 12 हजारी को। तो ये बात कुछ समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चेरो जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है, तो आपका जवाब होगा 2 वर्गों में। या कहीं पे पूछ देगा, ऑप्शन भी दे देगा 12 हजारी और 13 हजारी में कौन सा श्रेष्ठ था चेरो जनजाति में, तो श्रेष्ठ कौन था? 12 हजारी। अब उसके बाद बात करते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था, उनकी शासन व्यवस्था का क्या था स्तर। तो इनकी शासन व्यवस्था का 2 स्तर था। ठीक है, आप याद रखेंगे इनकी शासन व्यवस्था का 2 स्तर था, जिसमें से पहला स्तर इनका था गांव और अंचल का। गांव पर भी था, अंचल जिसको आप प्रखंड कहते हैं। इनकी गांव और अंचल स्तर पर इनकी अपनी एक पंचायत होती थी। ठीक है, जिसका जो है प्रधान मुखिया कहलाता था, जिसका प्रधान क्या कहलाता था? मुखिया कहलाता था। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो शासन व्यवस्था था, इनकी शासन व्यवस्था का 2 स्तर थे। पहला स्तर था गांव और अंचल, और दूसरा स्तर था जिला स्तर था। ठीक है, गांव अंचल स्तर भी लिख देते हैं। ठीक है, और जिला स्तर। और जिला स्तर का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे सभापति। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चेरो जनजाति का जो शासन व्यवस्था था वो कितने स्तर में डिवाइड था, कितने स्तर में विभाजित था। तो 2 स्तर में विभाजित था। पहला गांव और अंचल स्तर पर, जिसका प्रधान कौन होता था? मुखिया। और दूसरा जिला स्तर पर। जिला स्तर पर इनका जो काम कार्यों को देखता था वह उसका प्रमुख कौन कहलाता था? सभापति। उसका प्रमुख कौन होता था? सभापति। तो ये रहा चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था। छोटा सा जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो इसमें की पॉइंट यहीं से निकल जाएगा कि चेरो जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में बांटा गया है, 12 हजारी जनजाति और 13 हजारी जनजाति, जिसमें 12 हजारी जनजाति श्रेष्ठ है। 13 हजारी जनजाति को वीर बंदिया भी कहा जाता है। अब इनकी शासन व्यवस्था का 2 स्तर है। गांव और अंचल पर इनका जो काम है वो कौन देखता है? मुखिया देखता है। और मुखिया क्या क्या करता है? जैसे विभिन्न प्रकार के अपराध, जैसे गांव में झगड़ा हो, गांव में यौन संबंध का केस हो, गांव में तलाक का संबंध हो, चोरी का हो, डकैती का हो, तो ये मुखिया ही उसे निपटाता था। और मुखिया का जो फैसला होता था वो मान्य होता था, और जो फैसला का उल्लंघन करता था उसे अपनी जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। लेकिन जब जिला स्तर की बात आती थी तो जिला स्तर पर भी इनके कार्य होते थे, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? सभापति कहलाता था। तो अब हम लोग देखेंगे गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था। चलिए अब बात करते हैं गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था, कि गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था झारखंड में किस प्रकार से एक्टिव था, किस प्रकार की इसकी शासन व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि गोंड जनजाति जो है वो भारत के प्रमुख जनजाति, जब आप पढ़िएगा, अभी तो झारखंड का आप पढ़ रहे हैं, जब भारत की जनजाति जब आप पढ़िएगा तो भारत की जनजाति में इसका स्थान है गोंड जनजाति का। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि भारत के मुख्य जनजाति में इसका भी एक स्थान है गोंड जनजाति का। लेकिन अभी हम लोग को बात करना है झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति में जितने भी हैं उनकी शासन व्यवस्था की बात करना है कि किस प्रकार से उनकी स्वशासन व्यवस्था थी। तो अब पढ़ते हैं हम लोग गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था। तो अगर इसकी बात करें प्रजाति की, तो इसकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। लेकिन एक किताब है जो फेमस पब्लिकेशन किताब है, दो किताब में लिखा है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, और अभी एक लेटेस्ट किताब आया है, लेटेस्ट वर्जन जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड लिखा है। तो मैं लेटेस्ट के हिसाब से जो है इसकी प्रजाति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो प्रजाति है वो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, और इनकी भाषा जो है, इनकी अपनी भाषा है गोंडी भाषा, लेकिन ये वर्तमान में जो है सादरी और नागपुरी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इनकी प्रजाति की। तो इनकी प्रजाति हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, और इनकी अगर भाषा की बात करें तो भाषा इनकी हो गया गोंडी। और अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सादरी भाषा या नागपुरी भाषा।
नागपुरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रजाति इसका क्या हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, और भाषा गोंडी हो गई इनकी अपनी भाषा। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान स्थिति में बात करें तो ये सादरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और नागपुरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इस बार एकदम शॉर्ट फॉर्म बोर्ड पर रख रहा हूं और ज्यादा मैं लेक्चर दे रहा हूं। ठीक है, लेक्चर की भांति आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे और मुझे नोट्स बनाकर आप भेजिएगा। हम देखेंगे कि नोट्स किसका बेहतर है। जितने भी स्टडी कर रहे हैं इस चैनल पर विद्यार्थी या मेरे भाई लोग भी कर रहे हैं और मेरे से बड़े भैया लोग भी कर रहे हैं स्टडी, तो सभी को नोट्स बनाकर भेजेंगे और हम अपना स्तर से उन्हें देखेंगे और इसका भी बेहतर नोट्स होगा उसको हम यहाँ पर नाम लेंगे अपने चैनल पे। तो चलिए देखेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड देख लिए प्रजाति, और उसके बाद भाषा गोंडी भाषा हो गया। वर्तमान में जो है सादरी और नागपुरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनकी बात करते हैं कि गोंडा जनजाति जो है कितने वर्गों में विभाजित है। तो ये 3 वर्गों में मुख्य रूप से विभाजित है। देखिए, गोंडा जनजाति जो है, गोंडा जनजाति ऐसे लिख लेंगे टाइटल। गोंडा जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है, 3 वर्गों में। तो पहला है, देख लीजिए आप, पहला है राजा। ठीक है, पहला है राजा, दूसरा है रैयत और तीसरा है मजदूर। ठीक है, देख लीजिए, गोंडा जनजाति जो है वो 3 वर्गों में विभाजित है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे आता है, गोंडा जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है। देखिए, अभी एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पर देखे थे कि असुर जनजाति कितने वर्गों में विभाजित थे। ठीक, तो कितने वर्गों में विभाजित है जनजाति, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो गोंडा जनजाति जो है कितने वर्गों में विभाजित है, तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। तो पहला राजा, दूसरा रैयत और तीसरा मजदूर। तो 3 वर्गों में विभाजित है। अब इनकी बात करते हैं कि इनकी स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करता था। तो स्वशासन व्यवस्था में जो गोंड जनजाति के जो लोग थे, अब इनकी निवास स्थान की थोड़ा सा बात कर ले पहले। निवास स्थान की बात कर ले कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, रांची है, पलामू है और सिंहभूम। पलामू और सिंहभूम, हाँ ठीक है, सिंहभूम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निवास स्थान जो है रांची, पलामू और सिंहभूम, ये 3 जगह जो है ये मुख्य रूप से गोंडा जनजाति, गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। और गोंड जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है, राजा, रैयत और मजदूर। किसी प्रकार के कोई हड़बड़ी नहीं है, आप धीरे धीरे तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अपेयरिंग में है, ग्रेजुएशन में उनका फाइनल नहीं हुआ है, तो उनके पास बहुत ही समय है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होते हैं उस रेस में खरगोश नहीं जीतता है, उस रेस में कौन जीतता है, समझ गए। आइए निवास स्थान की बात कर लिए, रांची, पलामू और सिंहभूम। अब इसकी बात करते हैं कि स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार से होता था गोंड जनजाति के लोगों को। तो गोंड जनजाति जो है प्रत्येक गांव में एक अलग अलग पंचायत होता था। इनका जितने भी गांव था, हर गांव में एक अलग अलग पंचायत होता था। मतलब गांव स्तर पर अगर बोला जाए, गांव स्तर पर इनका पंचायत होता था, गांव स्तर पर इनका पंचायत होता। और पंचायत का जो मुख्य होता था, ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लूं कहाँ। ठीक है, अब आगे आ रहा है चीज बड़ाई जनजाति। ठीक है, देख लेंगे अभी। गांव स्तर पर जो इनका पंचायत होता था और उस पंचायत का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग बैगा कहते हैं। क्या कहते हैं, बैगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो वर्ड है, बैगा है, पाहन है, मानकी है, उंडा है, लाया है, महतो है, ये सब जो वर्ड है, इस वर्ड को मैं एक जगह सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसका जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है और उसका कार्य क्या है। लेकिन अभी आपको पढ़ना है कि गोंड जनजाति का जो शासन व्यवस्था होता था, प्रत्येक गांव पर उनका एक अपना पंचायत होता था और उस पंचायत का जो हेड होता था, जो प्रमुख होता था, उसको क्या कहते थे, उसको बैगा कहते थे। अब ध्यान दीजिएगा, गांव स्तर पर जो इनका पंचायत होता था, तो प्रत्येक गांव में
अलग अलग है, अलग अलग देवता को लोग मानते थे। ठीक है, देखिएगा इनके शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव के जो गोंड जनजाति के लोग थे अलग अलग देवता के मानते थे। तो अब इनका शादी विवाह का जो सिस्टम था, शादी विवाह का जो सिस्टम था एक देवता को मानने वाले लोग से नहीं होता था। ठीक है, तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट गांव हो गया, मतलब एक गांव में शादी विवाह वर्जित था। ठीक है, और इसके बाद जो है अलग जो अलग लोग जो दूसरे देवता को जो मानते थे उनसे शादी विवाह होता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं जो मानता था, इस सिस्टम को जो नहीं मानता था, उसे जो है बहगा जो है सजा देता था, उसे अपनी जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं, जिससे गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था जो है वो स्थिर हो गई है, कमजोर हो गई है। अब हम लोग देखेंगे चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था। चलिए अब बात करते हैं, आज के वीडियो का लास्ट टाइटल है चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, झारखंड के 32 जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था इस वीडियो का लास्ट टाइटल है। तो चीक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में पहले आप समझ लें थोड़ा सा समरी टाइप के, कि चीक बड़ाइक जनजाति जो है वो झारखंड के बुनकर जनजाति के श्रेणी में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बुनकर का मतलब आप जानते हैं, जो कपड़ा वस्त्र को तैयार करते हैं, जो धागे को बनाते हैं, मतलब इसमें निपुण थे, वस्त्र निर्माण करते थे और धागा भी ये बनाते थे। तो इसलिए इन्हें झारखंड के बुनकर जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि झारखंड के बुनकर जनजाति की श्रेणी में कौन सी जनजाति है, ऑप्शन दे देगा चाहे, तो उसमें से आपको टिक क्या मार के आना है, चीक बड़ाइक जनजाति। अगर इनकी प्रजाति की बात करें तो इनकी प्रजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, और अगर इनकी भाषा की बात करें तो ये 3 भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुंडारी भी बोलते हैं, नागपुरी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले इनकी प्रजाति और भाषा की। तो प्रजाति की बात कर लेते हैं, प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, और इनकी भाषा की बात कर लें तो भाषा ये नागपुरी भी बोलते हैं, मुंडारी भी बोलते हैं और ये हिंदी भी बोलते हैं। अगर इनकी निवास स्थान की बात करें कि इनकी निवास स्थान कहाँ है, तो झारखंड में इनकी निवास स्थान रांची है। 1 मिनट देख लेंगे थोड़ा सा निवास स्थान के बारे में। हाँ, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। अगर इनके निवास स्थान की बात करें, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। ठीक है, चलो तो इनकी निवास स्थान की तो बात हो गई। अभी तक हम ये बताया आपको कि इनकी जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है और भाषा नागपुरी, मुंडारी और हिंदी भी है बोलते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है बुनकर, तो इसको भी लिख लेते हैं। झारखंड की बुनकर जनजाति के श्रेणी में आते हैं, बुनकर जनजाति है, बुनकर जनजाति। ठीक है, अब बुनकर जनजाति क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि ये धागा निर्माण करते थे, और क्या करते थे, वस्त्र तैयार करते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें झारखंड की बुनकर जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं कि इनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से एक्टिव था। तो मैं इनको बता दूं आपको कि चीक बड़ाइक जनजाति का कोई भी अपना इनकी शासन व्यवस्था नहीं था। तो लिख लेते हैं, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं था, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं था, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं था। लेकिन इस स्थिति में जब इस जनजाति में कोई अपराध करता था, ठीक है, जैसे तलाक, चोरी, यौन संबंधी सब जब अपराध करता था तो कौन इसको सजा देता था। तो इसमें कई गांव मिलकर, देखिए कई गांव मिलकर जो है अंतर ग्रामीण परिषद का निर्माण करते थे। अंतर ग्रामीण परिषद
परिषद का एक गठन किए थे, ठीक है, कई गांव मिलकर। यही जो है इनके मामला को देखता था। और इसका जो प्रमुख होता था, अंतर ग्रामीण परिषद का जो प्रमुख होता था उसको राजा कहते थे, राजा। और दो ठो इसके अधिकारी जो थे, पनारे और दीवान, इसके सहयोगी थे। किसके सहयोगी? राजा का सहयोगी के काम करते थे। कौन कौन? दीवान और पनारे। पनारे, दो अधिकारी होते थे। अब ध्यान दीजिएगा कि चीख बड़ाई जनजाति की शासन व्यवस्था में कोई भी इनकी अपनी शासन व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कई गांव मिलकर जो है अंतर ग्रामीण परिषद का गठन किए थे, जिसका प्रमुख होता था राजा और यही सब मामले को देखता था। उसके बाद इसके दो अधिकारी भी थे। स्वाभाविक है कि इतना बड़ा मामला को देख रहा है तो इसके सहयोगी भी हुआ होंगे। तो पनारे इसका सहयोगी होते थे और दीवान किसके सहयोगी? राजा का था। अंतर ग्रामीण परिषद का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? राजा कहते थे। लेकिन वर्तमान समय में चीख बड़ाई जनजाति के लोग जो है एक अखिल भारतीय, देखिए यहां पर अखिल भारतीय चीख बड़ाई कल्याण समिति, कल्याण समिति का इन्होंने जो है गठन किया है। कल्याण समिति का गठन किया है, ठीक है, गठन किया है। देखिए ध्यान समझिएगा, इन्होंने वर्तमान समय में अखिल भारतीय चीख बड़ाई कल्याण समिति का गठन किया है। जो समिति है वो चीख बड़ाई जनजाति को डेवलप करने में, इसको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रही है। अखिल भारतीय चीख बड़ाई कल्याण समिति, वर्तमान में चीख बड़ाई जनजाति के लोगों ने मिलकर एक समिति का गठन किया है जो इस जनजाति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आज के वीडियो में बस काफी इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले चार जनजाति की शासन व्यवस्था का स्टडी हम लोग करेंगे। धन्यवाद।